हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नाटो ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो मुद्दा है, ये जो संगठन है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस परिचर्चा में हम नाटो के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही भारत का क्या रिलेशन है इस संदर्भ में, नाटो प्लस की अवधारणा क्या है और क्या भारत नाटो प्लस में शामिल है या नहीं है। इन सारे मुद्दों पर हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो मैप दिख रहा है, ये आपको नाटो के जो सदस्य देश शामिल हैं इसका एक छोटा सा मैप के माध्यम से यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। अलग अलग सदस्य अलग अलग समय पे नाटो में शामिल हुए। हालांकि इस मैप में जो यूक्रेन आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये अभी नाटो का पूर्ण सदस्य नहीं बना है। एनीवे, सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। बेसिकली इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके जो संस्थापक सदस्य थे उनकी संख्या थी 12। यहां पे नाम लिखा हुआ है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस सरसरी निगाह से देख लेना काफी है। 12 सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। और जो नाटो का मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, वो है सामूहिक सुरक्षा। नाटो के उत्तरी अटलांटिक संधि का आर्टिकल 5 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल 5 में ही ये कहा गया है कि एक या अधिक सदस्यों के खिलाफ सशस्त्र जो हमला है वो सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यानी यदि एक राष्ट्र पे कोई दूसरा राष्ट्र हमला करता है तो ये केवल उस राष्ट्र पे हमला नहीं बल्कि पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा और पूरा नाटो मिलके उस हमले का जवाब देगा। ध्यान रखिएगा, तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत नाटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हम नाटो के निर्णय लेने की प्रक्रिया की बात करें तो नाटो के भीतर जितने भी निर्णय हैं वो देशों के बीच आम सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। यानी प्रत्येक देश की सहमति की जरूरत होती है। और उत्तरी अटलांटिक परिषद प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। ध्यान रखिए, इस नाटो के अंदर जो प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है वो है उत्तरी अटलांटिक परिषद। यहां पे हमें ध्यान रखना है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो वर्तमान में 32 सदस्य राष्ट्र हैं। 2023 में फिनलैंड और 2024 में स्वीडन को मतलब बिल्कुल इसका नया सदस्य बनाया गया है। और फिनलैंड और स्वीडन के मिलने के बाद इसकी सदस्य संख्या 32 हो गई है। ध्यान रखना, संधि पर हस्ताक्षर यदि कोई देश करता है, यानी नाटो में शामिल होने की संधि पे यदि कोई देश हस्ताक्षर करता है तो देश स्वेच्छा से संगठन के राजनीतिक परामर्श और सैन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भाग लेने पर प्रतिबद्ध हो जाता है। यानी मिलके सामूहिक कार्यवाहियों में उस देश को भी अपनी जो सैनिक योगदान है वो देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नाटो के विस्तार की। मैं आपको अभी बता चुकी हूं कि 32 सदस्य हैं। 1991 में यदि हम नाटो की एक छोटी सी पृष्ठभूमि की भी बात करें, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। विश्व में 2 ध्रुव उभरते हैं, एक है यूएसए, एक था यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में अलग अलग तरीके से प्रतिस्पर्धा चलती है। मैंने इसका जिक्र एक अन्य वीडियो में कर रखा है। यहां पे हमें जानना है कि इसी पृष्ठभूमि में नाटो का जन्म हुआ था और ये एक सैन्य संगठन था। और नाटो का उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देशों को अपने पाले में शामिल करना और उनकी सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी लेना और साथ ही यूएसएसआर के प्रभाव को कम करना। ठीक है, इस पृष्ठभूमि में हमने देखा कि यूएसएसआर के पतन के बाद 1991 में जब यूएसएसआर का पतन होता है दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे जो पूर्वी यूरोपीय देश थे जो पहले यूएसएसआर के खेमे में शामिल थे, ये पूर्वी यूरोपीय देश भी धीरे धीरे इस नाटो में शामिल होने लग गए। जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश भी नाटो में धीरे धीरे शामिल होने लग गए। यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण, आप देख रहे हो पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रशिया जो युद्ध है वो बड़े स्तर पे पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड जो बिल्कुल सटे हुए हैं रशिया से, इन दोनों देशों ने भी कहीं ना कहीं क्या पूर्ण रूप से नाटो की सदस्यता ले ली। हालांकि ये दोनों देश अब तक ये तटस्थ रहते थे। यदि हम इनकी ज्योग्राफी की बात करें, यदि सबसे पहले हम फिनलैंड को देखते हैं,
फिनलैंड की ये सीमा देख रहे हो आप, ये पूरी की पूरी रशिया से लगी हुई है। तो यदि हम फिनलैंड की बात करें तो लगभग 1340 किलोमीटर भूमि सीमा है। 2023 में शामिल हो गया। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब देश विश्वास कर रहे हैं नाटो पे। जो देश अब तक तटस्थ थे वो रशिया से एक तरीके से बचने के लिए अपने आप को नाटो में शामिल कर रहे हैं। इसी के देखा देखी 2024 में हम देखते हैं स्वीडन भी शामिल हो गया किसमें, नाटो में। तो इस तरीके से नाटो का विस्तार लगातार जारी है। आप रिसेंट 2024 का एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी वर्तमान समय तक नाटो का विस्तार जारी है। इसका अर्थ कहीं ना कहीं यह है कि वर्तमान समय में नाटो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और ज्यादा प्रासंगिक होने के पीछे रशिया तो एक कारण है ही, वो शुरू से ही रहा है। वर्तमान में चाइना भी एक बड़ा फैक्टर उभर के आया है। चाइना की जो आक्रामक पॉलिसी है, या हम कहें कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो अमेरिका का इंटरेस्ट है और चाइना की आक्रामकता है, ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं नाटो को और ज्यादा प्रभावशील बनाने में मदद कर रहे हैं। और वर्तमान बढ़ती सदस्यता ये दिखाती है कि नाटो की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने के साथ 1990 के दशक के बाद इसका सबसे बड़ा विस्तार हमें वर्तमान में देखने को मिला। ध्यान रखिएगा। और यदि हम और सदस्यता की बात करें तो चाहे यूक्रेन हो, भाई यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता चाहता है। और कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध का एक बड़ा कारण यह माना जाता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो जाए। क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो आप ये देखिए, यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो रशिया की सीमा 3 तरफ से लग रही है। तो यानी कहने का अभिप्राय होगा कि यहां तक यूएसए का विस्तार होगा। भाई यहां पे यूएसए अपने सैनिक अड्डे भी स्थापित कर सकता है। इसको बड़े स्तर पे तो अभी भी नाटो जो फाइनेंशियल और हथियारों के स्तर पे हेल्प कर ही रहा है। तो ऐसे में रशिया के सुरक्षा के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है कि यूक्रेन भी अगर नाटो में शामिल हो जाए तो एक बड़ा फैक्टर है इन दोनों देशों के बीच में युद्ध का। हालांकि इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो चाहे यूक्रेन हो, इसके साथ बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया भी नाटो में शामिल होने की उम्मीद करते हैं। और समय समय पे ये मुद्दे उभरे हैं कि इन देशों को भी नाटो की सदस्यता चाहिए। यानी नाटो का विस्तार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है। तीसरा मुद्दा हमें समझना होगा कि नाटो के विस्तार की चुनौतियां क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहली चुनौती है भू राजनीतिक तनाव। यह भू राजनीतिक तनाव हमें दिख रहा है रशिया यूक्रेन जैसे युद्धों के स्तर पे। यहां पे समझना है कि यदि नाटो की सीमाओं का विस्तार होता है तो पड़ोसी देशों, विशेषकर रूस के साथ जो घनिष्ठ संबंध रखने वाले देशों के साथ रशिया का तनाव बढ़ेगा। यदि नाटो रशिया के बिल्कुल पड़ोसी देशों में अपना विस्तार करेगा तो रशिया का उन देशों के साथ तनाव तो बढ़ेगा। तो ऐसे में भू राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। हो क्या सकता है, हुआ है। पिछले 2 सालों से हम रशिया और यूक्रेन का विवाद, रशिया और यूक्रेन का तनाव बड़े स्तर पर देख सकते हैं। जो यूक्रेन युद्ध है उसका तात्कालिक कारण भी इस तथ्य से जुड़ा हुआ हो सकता है कि रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना चाहता है। तो इसके विस्तार का पहली जो चिंता है वो है भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। दूसरी है सुरक्षा दुविधा। जब कोई देश नाटो में शामिल होगा तो पड़ोसी देश अपने हथियार, अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इससे एक शक पैदा हो सकता है कि ये जो सैन्य क्षमता बढ़ाई जा रही है ये हम पे आक्रमण करने के लिए तो नहीं है। तो ऐसे में ये जो टकराव है ये बड़े स्तर पे बढ़ सकता है। हथियारों की होड़ और सैन्य तनाव भी बड़े स्तर पे बढ़ सकता है। तो दूसरी चिंता हमें दिख रही है, सुरक्षा दुविधा बढ़ेगी, अलग अलग देशों में सैन्य होड़ बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जो सशस्त्रीकरण है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तीसरा मुद्दा है रणनीतिक हित। नाटो की सदस्यता का जो विस्तार है वो गठबंधन के रणनीतिक हित और जो सामूहिक सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है वो कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल उठाता है। सामूहिक सुरक्षा की रणनीतिक प्रतिबद्धता पे सवाल कैसे उठाता है कि भाई यदि नाटो में बहुत ज्यादा सदस्य देश शामिल हो गए तो फिर सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत लागू कैसे होगा। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत तब लागू हो सकता है जब लिमिटेड कंट्रीज रहें। तो ऐसे में जो यूरोप की सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था उसका संकल्प धीरे धीरे एक तरीके से कमजोर हो सकता है। तो ऐसे में जो रणनीतिक हित के आधार पर नाटो का गठन हुआ था
उस रणनीतिक हित में से जो यूरोप का आधार है वो कमजोर हो सकता है, विशेष तौर पे पश्चिमी यूरोप के देशों की सुरक्षा का मुद्दा। ऐसे गठबंधनों को बढ़ावा देना, यानी नए गठबंधन बनेंगे। भाई जो देश नाटो को सुरक्षा खतरे के तौर पे देखते हैं वो नए नए सुरक्षा गठबंधन बनाएंगे, अपने सैन्य गठबंधन बनाएंगे। रशिया द्वारा वार्सा संधि संगठन जैसे जवाबी गठबंधन के साथ आगे आ सकते हैं। और यदि ऐसे सैन्य गठबंधन बनते रहे तो पूरा विश्व सैन्य गठबंधनों की होड़ में फंस सकता है। पूरे विश्व में सैन्य तनाव बड़े स्तर पे देखने को मिल सकता है और संघर्ष की संभावना, यदि ऐसा हुआ तो पूरे विश्व में संघर्ष की स्थापना जो संभावना है वो बड़े स्तर पे संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। और यदि क्षेत्रीय विवाद और अनसुलझे संघर्ष वाले क्षेत्र हैं तो निश्चित तौर पे जो संघर्ष है वो विकराल रूप देख सकता है। तो ऐसे में तनाव बढ़ सकता है, सैन्य टकराव की संभावना भी बढ़ सकती है। तो नाटो के विस्तार की चिंताएं भी काफी ज्यादा हैं। हालांकि नाटो की जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी देखें, नाटो का जो एक आधार देखें कि नए सदस्यों की सुरक्षा बढ़ा सकता है, ये यूरोपीय अटलांटिक क्षेत्र की स्थिरता में योगदान दे सकता है। जो ऐसे देश दूसरे देशों की आक्रामकता से ऐसे देशों की रक्षा कर सकता है, लेकिन फिर भी चुनौतियों और चिंताएं जो दिख रही हैं नाटो के विस्तार से, उन पे भी सभी पक्षों को सावधानीपूर्ण विचार करने की जरूरत है। इन चिंताओं को दूर करना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कूटनीति, संवाद और एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं की सूक्ष्म समझ भी जरूरी है। अगर ऐसे ही विश्व सैन्य गुटबंदी के आधार पर चलता रहा तो संघर्ष, तनाव, हिंसा, युद्ध बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत है शांति से, संवाद के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, एक दूसरे देश की सुरक्षा चिंताओं की सूक्ष्म एक तरीके से समझ के माध्यम से हम इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नाटो की संकल्पना है जिसमें हमने देखा नाटो का गठन, नाटो का विस्तार, नाटो के विस्तार की चिंताएं। यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लीजिए, नाटो प्लस। ध्यान रखना ये एक नई अवधारणा है। नाटो के 32 मेंबर्स के अलावा जो इसके परमानेंट 32 सदस्य हैं, 5 सदस्य बेसिकली इसमें शामिल है नाटो प्लस में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और इजराइल, ये 5 सदस्य को ही हम नाटो प्लस की अवधारणा बोलते हैं। यहां पे भारत को भी इस नाटो प्लस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया ऑफिशियली यूएसए के द्वारा, लेकिन भारत ने इस नाटो प्लस में शामिल होने से मना कर दिया है। यहां पे यूएसए के द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चाइना की आक्रामकता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए भारत को भी नाटो प्लस में शामिल हो जाना चाहिए। यहां पे भारत ने प्रत्युत्तर में कहा कि हम अपनी सुरक्षा करने में फिलहाल सक्षम हैं और हम अभी ऐसे किसी भी संगठन का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। इसके साथ ही जो विद्वान हैं उनका यह कहना है कि भारत को नाटो में शामिल होना भी नहीं चाहिए। हालांकि इसके काफी सारे लाभ हो सकते हैं कि भाई भारत को जो है सैन्य शस्त्र मिल सकते हैं, नए नए उपकरण मिल सकते हैं, भारत अपनी सुरक्षा को और ज्यादा अच्छे से सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। भारत के जो रशिया के साथ संबंध है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। वर्तमान में भारत और रशिया के संबंधों में गिरावट दिख रही है, लेकिन यदि भारत ऑफिशियली नाटो प्लस का सदस्य बनता है तो ये संबंध और ज्यादा रसातल में चले जाएंगे। तीसरा मुद्दा है चाइना। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है चाइना से, भाई हमारा तो पड़ोसी देश है। तो ऐसे में यदि हम नाटो प्लस में शामिल होते हैं तो चाइना के साथ जो हमारे संघर्ष है, सीमाओं पे जो इसकी चाइना की जो प्रवेश है या हम कहें घुसपैठ है, उसके मामले बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत नाटो प्लस में शामिल ना होके जो क्वाड है, क्वाड के माध्यम से इन देशों के साथ अपने राजनीतिक, सामरिक और जो जितने भी अन्य प्रकार के हित हैं उनको पूरा करने का काम करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नाटो प्लस है, यहां पे नाटो प्लस शब्द को नाटो के भीतर आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं है, लेकिन ये नाटो प्लस अक्सर चर्चा में रहता है। तो 5 सदस्य इसमें शामिल हैं। तो वर्तमान में यदि हम भारत की बात करें तो भारत नाटो से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यदि विदेश हमारी फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है तो हमने हमेशा से ही गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है। हम ना रशिया, यूएसएसआर जो पहले था और वर्तमान में रशिया, हम ना उसके खेमे में शामिल हुए और ना ही यूएसए के खेमे में शामिल हुए।
और तब शामिल नहीं हुए जब हम उतने ज्यादा सक्षम भी नहीं थे स्वतंत्रता के बाद। और अब तो भारत एक बड़ी विश्व शक्ति बनने की कगार पे है। तो ऐसे में यदि हम किसी संगठन के साथ जुड़ेंगे तो वो हमारी और उस संगठन के साथ भी प्रत्यक्ष तौर पे ना जुड़ के अप्रत्यक्ष तौर पे, मतलब एक तरीके से नाटो प्लस के माध्यम से जुड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गुट निरपेक्षता की नीति के साथ भी न्याय नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नाटो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम और अलग अलग एंगल्स पे जिक्र करेंगे, क्योंकि मेंस में भी इस बार संभावना है नाटो और अलग अलग परिदृश्यों पे क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो आशा करती हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों एक बात और बता दूं, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं और बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे स्टडी IQIS हिंदी का जो P2I बैच है इससे जुड़िए। 13 से 14 महीने में पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। डेली आंसर राइटिंग, एसे, CSAT, करंट अफेयर सब कुछ इसमें इंक्लूड है। देर किस बात की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक पे जाइए, LD लाइव कोड का प्रयोग कीजिए, LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 15 अप्रैल से क्लास शुरू हो रही हैं, तो फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे सेम नाम से है, तो यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।